Hello, once again we are in this online class and we have to continue today the topic of RNA world. We have already studied about DNA and today's topic will be RNA world and DNA replication. Just we have studied the structure of DNA, the chemical structure of DNA. We have studied comparative study हम लोगों ने किया था कि which is predominant for being the genetic material, either DNA or RNA. So we have come to the conclusion that DNA is more stable and DNA is taken as the genetic material, predominant genetic material. So but we have to study about DNA also. So we have to study the book हमें तो हमेशा ये मैंने बताया है आप लोगों को कि एनसीईआरटी की बुक जो है, इस बुक को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपके लिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा और जितने इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसको आप अच्छे से एक हाइलाइटर पेन से उसको अंडरलाइन करके रखें, because this is so important for you that you have to study. RNA was the first genetic material. This is a question. This is a question. It has been asked in various competitive examination also, in your board examination also. So if you have to read, so you have to read, then you have to underline, you have to highlight the sentence so that it will be in your notice, that when you turn the pages, then it will come to your focus. So always underline your sentence, whichever is very important. So we have come to the point that RNA was the first genetic material. तो इसके लिए हम लोगों ने कई प्रोसेसेज हैं, लाइव प्रोसेसेज हैं. अगर इसकी evidence देखेंगे like metabolism, translation, splicing, there are so many processes like transcription, translation. तो सब RNA से रिलेटेड होता है, इवॉल्व अराउंड RNA. आरएनए क्या है? तो आरएनए सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल किसको रखा गया है? तो आरएनए को. आपको ये बात हमेशा याद रखना है, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज द आरएनए. तो आरएनए से ही डीएनए की कहिए कि मॉडिफिकेशन होकर डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए. ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुआ जिससे कि ये स्टेबिलिटी इसकी बढ़ी. डीएनए स्टेबल है. वी हैव स्टडीड कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, सो इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल. बट वी हैव टू also know that RNA was the first genetic material. इस लाइन को आप कहीं भी भूलना नहीं है, हमेशा इस बात को याद रखना है कि RNA was the first genetic material. RNA was the first genetic material. Very important sentence है, very important facts हैं. These facts are very important for you. Memorize it. So we have also come. दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हमने ये भी आएगा, DNA was evolved from RNA. ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है आपको समझने के लिए कि डीएनए की जो उत्पत्ति हुई है, डीएनए का जो मॉडिफिकेशंस हुआ है आरएनए के द्वारा, आरएनए में जो मॉडिफिकेशंस हुई उसी मॉडिफिकेशंस के द्वारा by some chemical modifications, RNA was the origin for the evolving of DNA. So DNA was evolved from RNA. So we have to come to the book now, that what we are reading, that RNA act as a catalyst. Okay, RNA act as a catalyst. एंड नॉट बाय प्रोटीन. बहुत बार हम लोगों ने पहले पढ़ रहे थे कि प्रोटीन को भी पहले समझा गया था
तो देयर आर थ्री ऑप्शंस, डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था। अगर आपके पास भी ऑप्शंस आ जाते हैं कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में कौन फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप आराम से इस सेंटेंस के आधार पे आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए एंड डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये सारी बात आप समझ चुके होंगे। आई थिंक, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स बाय माय प्रीवियस वीडियो। अगर थोड़ा सा फिर से हम रिवीजन में भी इसको ले लें तो बेहतर होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए की डबल स्ट्रैंड होते हैं, दिस इज द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और एक अनदर स्ट्रैंड अगर हम बना दें तो आप इस पे सोचो कि अगर इस पे यहाँ पे एडेनिन होगा तो दूसरे स्ट्रैंड से क्या आएगा, थाइमिन आएगा, क्योंकि एक प्यूरिन है तो दूसरा क्या होगा, पायरिमिडीन होगा। ये बात हमेशा आपको कई बार बताया गया कि जो प्यूरिन है उसके साथ पायरिमिडीन जुटेगा, और दूसरा अगर गुआनिन है यहाँ पे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, साइटोसिन आएगा इस स्ट्रैंड के द्वारा। और ये जो स्ट्रैंड है वो किस चीज से बना हुआ है, तो ये स्ट्रैंड बना हुआ है शुगर और फॉस्फेट। क्या बना हुआ है, शुगर एंड फॉस्फेट से बना हुआ है। तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये यही दो बातें हैं। डीएनए एक डबल हेलिकल मॉडल है, डीएनए इज द डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल किसने प्रेजेंट किया था, हमेशा आप याद रखेंगे नाम, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑल्सो इट इज कॉल्ड, because the scientist who discovered it was they were Watson and Crick। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी इसको हम कह सकते हैं। एंड व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड, इन 1953। ओके, देन वी हैव टू स्टडी वन थिंग, complementary base pairing, complementary base pairing, what is this, what do you mean by complementary base pairing? Complementary base pairing means one purine always combines with one pyrimidine। तो एक स्ट्रैंड पर एक प्यूरिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पर क्या होगा, एक पायरिमिडीन होगा। जैसे एडेनिन कंबाइंस विथ थाइमीन, while guanine combines with cytosine। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्रिटी, कॉम्प्लीमेंट्री होना, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। सो नाउ वी हैव टू सी, ये आप डिफिनेशन देख रहे होगे, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन। जब भी एडेनिन होगा तो वहाँ थाइमिन, जहाँ थाइमिन होगा वहाँ एडेनिन अटैच होता है। तो ये अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए क्यों कहते हैं, बिकॉज इस जो डीएनए की जो मॉडल है, ये डीएनए की जो मॉडल है ये आप देख रहे हो डबल हेलिकल मॉडल। वी कॉल जस्ट इट एज ए क्वाइल्ड, अगर हम कहें कि जब क्वाइल्ड होते हैं, क्योंकि एक एक स्ट्रैंड से ये नहीं बना है तो दो स्ट्रैंड से बना है, बट इट कैन ओपन, इसको ओपन किया जा सकता है। तो हाउ कैन इट बी ओपन, और अगर हमारे पास इसकी एक स्ट्रैंड पता है तो आपको मालूम है कि दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा। तो वन स्ट्रैंड पे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे थायमिन मैं लिख रही हूँ, तो आपको पता होगा कि सेकेंड स्ट्रैंड पे क्या लग जाएगा, एडेनिन लग जाएगा। अगर यहाँ पे मैं गुआनिन लिख रही हूँ तो आपको पता होगा कि यहाँ पे साइटोसिन आ जाएगा। तो एक स्ट्रैंड के अगर आपके पास पेयरिंग मालूम है, बेस बेस जो है उसको पता है नाइट्रोजनस बेस क्या अटैच है, तो दूसरे स्ट्रैंड की बेस पेयरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। सो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, देर आर, रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन, व्हाट इज रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन है टू प्रोड्यूस ए रेप्लिका ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड, प्रोड्यूस द
रेप्लिका। रेप्लिका किसको कहते हैं? व्हाट यू मीन बाय रेप्लिका? द एग्जैक्ट कॉपी। जब उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनती है ना किसी चीज की, तो उसी को हम लोग रेप्लिका कहते हैं। तो जो रेप्लिका बनता है, तो आप समझो कि जैसे ये आपने देखा, इस बुक में ही देख लो, तो जैसे ये स्ट्रैंड आ रहा है और इसकी एक स्ट्रैंड को आपने कट कर दिया। जैसे ही कट किया एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट हो गया। ये पॉइंट जो कटता है वो एक इंजाइम से कटता है जिसमें नाम है हेलिकेज। अब आगे पढ़ेंगे। और ये पेरेंट स्ट्रैंड है, जो रेड आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेरेंट स्ट्रैंड। और इसमें एक नया स्ट्रैंड ऐड हो रहा है, ये जो ब्लू आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द न्यू स्ट्रैंड। तो जो स्ट्रैंड ऑलरेडी हमारे पास है, वो दो स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो गए हैं और दोनों पे एक नया नया स्ट्रैंड आया है, तो इसके एक नया रेप्लिका तैयार हो रहा है। इसलिए इसको वाटसन क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, बिकॉज हाफ ऑफ द स्ट्रैंड इज इट्स ओल्ड and half strand, one strand is old, one strand is new, so it is called semi conservative DNA replication। इसलिए इसको सेमी कहते हैं। सेमी मीन्स हाफ, कंजर्व मीन्स एक जो है स्ट्रैंड इसको कंजर्व कर लिया गया, जो पुराने स्ट्रैंड है उसी को कंजर्व कर गया और उस पे एक नया आ गया। तो ये जो कंजर्व किया गया, इसको सेव किया गया पुराने स्ट्रैंड को, तो पुराना और नया दोनों को मिक्स करके एक नया स्ट्रैंड बन गया। तो इस तरह से डीएनए की दो स्ट्रैंड तैयार हो गई। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, दो मॉडल तैयार हो गया। हम तो एक ही स्ट्रैंड से स्टार्ट किया था। तो सो दिस इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। सो while proposing the double helical structure of DNA, वाटसन एंड क्रिक क्या किया था? वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? प्रपोज्ड ए स्कीम फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो उन्होंने क्या उसमें स्टेटमेंट डाला था? It has not escaped our notice that specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material। इन्होंने बता दिया था कि हाँ इसकी रेप्लिकेशन हो रही है और इसमें सेमी कंजर्वेटिव मोड है, मीन्स कि वन स्ट्रैंड इज old and one strand is new, so it is called semi conservative mode of replication, and it was presented, his Watson and Crick model of DNA was presented in 1953। This is the very important question, important topic, you must underline or highlight the sentence। और स्कीम इसमें क्या कहता है कि टू स्ट्रैंड शुड सेपरेट, दो स्ट्रैंड थे और दोनों में अलग हो गए और दोनों में क्या होने लगा? सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया। And after completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand that I had discussed. So we term it as a semi-conservative DNA replication। I hope you have understood what is semi-conservative mode of replication। Semi-conservative replication means होता है to produce an exact copy। और जब हम देख रहे हैं DNA is a double helical model and when at one point it is unwind, इसको अनविंड किया जा रहा है, खोला जा रहा है, और खोलने से क्या है? दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। दोनों स्ट्रैंड जब अलग हो गए तो एक स्ट्रैंड पर ऑलरेडी बेस पेयरिंग बना हुआ है, बेस लगी हुई है, दूसरे स्ट्रैंड पर भी बेस लगी हुई है। अब जो नया स्ट्रैंड जैसे ही उस पर अटैच होता है, तो उस पर जो नया स्ट्रैंड होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्ट्रैंड, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्ट्रैंड, द पेरेंट स्ट्रैंड, द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विल बी डन। If it is A, then T will be added. If it is guanine, then cytosine will be added. So the new model, new replicated form of DNA, this mode, this process will be called as semi-conservative DNA replication। But इसकी proof किसने दिया था? इसकी proof किसने दिया था? Semi-conservative mode of replication। Did you understand? Semi-conservative, इसमें क्या देखा हम लोगों ने कि एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा और एक अभी तो हमें रेड लेकर ही चलना होगा। यस, आपसे ड्राइंग अगर बनती हो तो आप लोग भी ड्राइंग बनाइए।
ड्राइंग बिना प्रैक्टिस के आप नहीं बन सकेंगे, इसलिए आप मेहनत कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैम क्या बना दिया। मैम ने बना दिया, अब देखो मैम ने क्या बनाया। अब आपको इसके अनुसार आपको भी बनाना है। हम्म। हम्म। अब हम लोग सॉरी 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 नहीं कंट्रोल जेड करने वाले थे, नहीं हुआ। चलिए, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन लेट इट बी। डायग्राम का हम लोग बनाएंगे फिर बाद में, अभी डायग्राम हमने एक्सप्लेन कर दिया है। सेमी कंजर्वेटिव में पेरेंटल स्ट्रैंड और ओल्ड स्ट्रैंड पे ऐड क्या हो जाता है, इस पे ऐड क्या हो जाता है, तो न्यू स्ट्रैंड ऐड हो जाता है। जब न्यू स्ट्रैंड ऐड होता है तो एक दो रेप्लिकेशन, दो मॉडल ऑफ टू मॉडल्स ऑफ डीएनए तैयार हो जाते हैं। अब इस पे जो अगर हम कहें कि this one is the new strand, the same fashion here one और इसमें एक हम नया लगा रहे हैं। तो इससे क्या है, आप देख रहे हो, वन इज द ओल्ड स्ट्रैंड एंड दिस वन इज द न्यू स्ट्रैंड। तो दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। बट इसकी जो प्रूफ दिया था, किसने प्रूफ दिया था, इसका एक्सपेरिमेंट का प्रूफ किसने दिया, प्रूफ जो है मिचेल्सन एंड स्टाल ने दिया था। कब दिया था, 1958 में। 53 में इसकी मॉडल आई। और रेप्लिकेशन की जो प्रूफ है वो वाटसन एंड क्रिक ने नहीं, बट मिचेल्सन एंड स्टाल की एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि अब पढ़ते हैं कि किस तरह से किस पे किया गया था, स्केरिकिया कोलाई पे। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया था सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन का, वो किस पे किया गया था। तो सबसे पहले बैक्टीरिया पे हुआ, और बैक्टीरिया के बाद प्लांट पे हुआ। दिस इज द सीक्वेंस यू हैव टू रिमेम्बर। और प्लांट के बाद ह्यूमन बीइंग्स पे आया है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट की जो ये सीक्वेंसिंग है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखना है आपको। सो अब देखिए इंपॉर्टेंट बात कहाँ से हम देखते हैं। इट वाज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ये बात आप लोग को पता हो गया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, इट वाज शोन फर्स्ट इन एस्केरिकिया कोलाई। एस्केरिकिया कोलाई क्या है, तो एक बैक्टीरिया है। सबसे पहले एक बैक्टीरिया में इसको देखा गया, और उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म में देखा गया। बैक्टीरिया के बाद किस में देखा गया, बैक्टीरिया के बाद प्लांट्स में। यस। और प्लांट्स के बाद किस में आया, तो ह्यूमन सेल्स में आया। तो इस बात को याद रखिएगा कि बैक्टीरिया पे सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन देखा गया, उसके बाद प्लांट्स पे देखा गया, और उसके बाद ह्यूमन सेल्स में देखा गया। तो ये सीक्वेंस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक क्वेश्चन भी इस पे नीट में भी पूछा गया है 2018 में, जो पूछा गया था, नीट की क्वेश्चन है ये, कि इसकी सीक्वेंसिंग आपको करनी थी। मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन एस्टाल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन 58। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कराया, उन्होंने एस्केरिकिया कोलाई को एक मीडियम में ग्रो कराया, जिसमें क्या डाला था, NH4Cl, NH4Cl, जिसमें N एक 15 दो कल्चर प्लेट, दो पेट्री डिश लिया गया। सपोज कीजिए ये पेट्री डिश लिया गया,
और इस पेट्री डिश में एक में NH4Cl रखा गया और इसमें भी NH4Cl है, बट हियर क्या है, ये N15 है। N जो है N15 डाला गया, इस पे N14 डाला गया। तो N14 क्या होता है, लाइट होता है, और ये क्या हो जाएगा, हेवी आइसोटोप होगा। तो इस्केरिकिया कोलाई को दोनों को ग्रो कराना है इस कल्चर में। और जैसे नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशंस, और रिजल्ट क्या हुआ कि N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, और उसकी जो डीएनए बनी, जो नई डीएनए बनी, उसमें N15 आ गया, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दिस हेवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए, और उससे डिस्टिंग्विश भी किया गया बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। तो N15 is not a radioactive isotope. It can be separated from N14 only based on densities. ये densities के आधार पर इसको अलग किया जा सकता है N15 को। तो आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले इस्केरिकिया कोलाई पे बैक्टीरिया को, इस्केरिकिया कोलाई पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। 2 पेट्री डिश लिया गया जिसमें एक अमोनिया NH4Cl विथ लाइट आइसोटोप एंड विथ हैवी आइसोटोप, N15 और N14, 2 पेट्री डिश में अलग अलग ग्रो करा के एक्सपेरिमेंट किया गया। तो फर्स्ट टाइम जो N15 वाला लिया गया था, तो N15 में हमने देखा कि वो जस्ट ट्रांसफर हो गया, जो डीएनए बना नया उसमें सारे N15 आ गए। बट नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया उसमें क्या हुआ, इस सेल्स को उन्होंने दूसरे मीडियम में डाला विथ नॉर्मल NH14Cl में, टुक सैंपल्स एट वेरियस डिफिनिट टाइम। अब इससे इससे इस जो सेल्स बने थे, जो भी डीएनए बने थे, इस सेल्स को उठाकर इसमें डाल दिया गया और डिफिनिट टाइम इंटरवल रखा गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि डिफिनिट टाइम इंटरवल कितने के मल्टीपल्स में हो सकता है, 20 के हो सकते हैं, 40 के हो सकते हैं, 60 के हो सकते हैं, 80 के हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके डिफरेंट टाइम गैप्स होंगे, उस टाइम गैप्स मल्टीपल्स मल्टीपल्स में होंगे, 20 के मल्टीपल्स में टाइम इंटरवल्स रखेंगे, तब हम एक्सपेरिमेंट्स को कंक्लूड कर पाएंगे। Took samples at various definite time intervals as the cells multiplied, extracted the DNA that remained as double-stranded helicals, and the various samples that were separated on cesium chloride gradients to measure the densities of DNA. Now you can see the diagram, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, जब भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो बुक में केवल टेक्स्ट नहीं, बुक की डायग्राम को पढ़नी है, और डायग्राम के जो नीचे लिखा होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपको जानकारी रखनी होगी कि मिचेल्सन एंड स्टाल की एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पर आप देखिए कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का दिखाया जा रहा है कि N15 डीएनए में टोटल का टोटल इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, और 20 मिनट्स के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स, जब N15 आइसोटोप यहाँ दिख रहे हैं और ये हाइब्रिड लाया गया, N15 और N14 मिक्स्ड है। तो N14 देखिए आप यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए दिख रहा है हम लोगों को, हाइब्रिड डीएनए है। N15 डीएनए भी देख रहे हैं, जो ग्रीन आप देख रहे हो इसको N15 में रखे हैं, और जो रेड वाले हैं उसको ग्रीन N15, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और एक है N14। फिर है आफ्टर 40 मिनट्स का एक्सपेरिमेंट किया गया, आफ्टर 14 मिनट्स, आफ्टर 40 मिनट्स क्या हुआ, लाइट बैंड, लाइट और हाइब्रिड दोनों डीएनए, दोनों नाइट्रोजन लिया गया था। N14 14 है, ये N15 N14 है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे N14 और 15 बोथ है, और इधर केवल N14 एंड N14 आप देख रहे हो लाइट में, हाइब्रिड में दोनों रहेंगे, 14 15 दोनों। तो अब यहाँ पर ये बीच का जो दो है, दोनों हाइब्रिड दिख रहा है, और ऊपर क्या देख रहे हो, ये सेकेंड जनरेशन में आया है। तो दिस वाज द सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डन बाय मिचेल्सन एंड स्टाल। डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम N15 टू N14 मीडियम। ये जो आपको अभी हमने बताया कि इस पेट्री डिश में N15 रखा गया और एक में N14 रखा गया, तो पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो किस पे हुआ था, तो N15 वाले कल्चर प्लेट से डेवलप कराया गया, और जब N15 से कल्चर कराया गया तो फिर उसको किस में लाया गया, N14 वाले में।
अब आप देखेंगे जब N14 में लाया गया और ओनली 20 मिनट्स की गैप रखी जाती है। एस्केरिकिया कोलाई पे एक्सपेरिमेंट करना इसलिए भी आसान होता है बिकॉज एस्केरिकिया कोलाई की जो लाइफ टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट है। had a hybrid or intermediate density DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes। 40 minutes के बारे में भी हम लोगों ने डायग्राम में भी पढ़ा। composed of equal amount of this hybrid DNA and of light DNA। So the question is that if it was allowed to grow for 80 minutes, फिर 80 minutes अगर किया जाए तब क्या होगा, इसको आप क्रॉस करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, पहले आप आंसर इसका फाइंड आउट कीजिए। भिसिया फावा लेगुमिनस फैमिली से है। भिसिया फावा एक बीन्स है, फावा बीन्स कहते हैं। उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, थाइमिडीन आप समझते होंगे जिसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इट इज नॉट ए न्यूक्लियोटाइड, इट इज ए न्यूक्लियोसाइड, इट मीन्स लैक ऑफ फॉस्फेट हियर। थाइमिडीन, थाइमिडीन जो है ये क्या है, तो एक न्यूक्लियोसाइड है thymidine। Very similar experiments involving use of radioactive thymidine to detect the distribution of newly synthesized DNA in the chromosomes was performed on which crop, तो आपको याद रखना होगा भिसिया फावा। भिसिया फावा आप याद रखिएगा बच्चे। एंड हु परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट, टेलर एंड कॉलिग्स। अब ये क्वेश्चन अगेन देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू। एनसीईआरटी की हर लाइन से एक क्वेश्चन बनती है, आपको हमेशा याद करना, इस बात को मैं दिलाती रहती हूँ। तो टेलर एंड कॉलिग्स ने भिसिया फावा के एक्सपेरिमेंट को देखा था, जिसमें वो उन्होंने भी 1958 में, मिजेल्सन स्टाल ने भी 1958 में। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि डीएनए इन क्रोमोजोम्स ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो क्रोमोजोम्स में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी हुआ। क्योंकि स्केरिकिया कोलाई कहाँ ग्रो करेगा ये बताइए। स्केरिकिया कोलाई में न्यूक्लियाई तो डेवलप होते नहीं है, उसकी जो सर्कुलर डीएनए होती है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। क्योंकि ये डीएनए के साथ क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन होते हैं। आपको पढ़े होंगे मेरे प्रीवियस वीडियो में, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, बार बार बताती रहती हूँ। बैक्टीरियल सेल मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक में क्या होता था, यूकैरियोटिक में डीएनए किससे अटैच होते हैं, डीएनए डीएनए किससे अटैच होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर। मैं एक बात को कभी कभी कई बार रिवाइज करती हूँ, क्यों, ताकि जितनी बार आप सुनेंगे ना उतनी बार आपको याद रहेगा। तो डीएनए पे क्या है, कौन से चार्जेज हैं, हिस्टोन पे कौन से चार्जेज होते हैं, इसलिए इस पे डीएनए पर हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों चार्जेज होते हैं। इससे क्वेश्चन भी हमने करवाया था कल, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करवाया था। इन सब बात को आपको याद रखना है, हर एक बच्चे को अपने दिमाग में इस चीज को कंफर्म रखना है, पॉइंट बना लेना है। सच एज एस्केरिकिया कोलाई प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है उसमें कई एंजाइम्स की रोल है। तो सबसे पहला एंजाइम क्या हमको रोल्स बताया जा रहा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज। एक हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज। तो इट यूजेज ए डीएनए टेम्पलेट। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डीएनए टेम्पलेट एक पहले से होगा, फिर उस पर दूसरा ऐड हो जाता है। जब डीएनए कटती है स्ट्रैंड तो उस पर एक ही स्ट्रैंड बचता है और उस पर एक नया स्ट्रैंड लग जाता है। तो इट यूजेज ए डीएनए। तो पुराने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पुराने वाले को टेम्पलेट कहते हैं। जो ओल्ड स्ट्रैंड है दैट वर्क्स एज ए टेम्पलेट, वो एक ऑलरेडी लेयर बना हुआ है, उसके ऊपर एक दूसरा स्ट्रैंड अटैच हो रहा है। To catalyze the polymerization of deoxynucleotides, enzymes are highly sufficient enzymes. They have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time. And already we have studied all these things. Escherichia coli है, कितना है nucleotides उनके पास 4.6 into 10 to the power 6 base pair। अगर ह्यूमन से इसको कंपेयर कीजिए तो उसके डिप्लॉयड कंटेंट में 6.6 होते हैं, जबकि हैप्लॉयड कंटेंट में 3.3 होते हैं।
आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चों। एग्जाम में कभी कभी हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड सेल की बात आपको दिमाग में नहीं आती है और आप कंफ्यूज होकर, तो हैप्लॉइड जैसे ही हम देखेंगे वहां पे 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर चुनेंगे। लेकिन वहीं पर जब डिप्लॉइड सेल की बात करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर चेक करेंगे, ठीक है। इट प्रोसेस रिप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। आप देख रहे थे 20 मिनट्स की हम लोग दे रहे थे वहां पे। दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। और पॉलीमेरेज हैव टू बी फास्ट। पॉलीमेरेज केवल फास्ट होने से नहीं काम चलता है, दे ऑल्सो कैटेलाइज द रिएक्शन। तो उसको जो इंजाइम्स होते हैं उसको कैटेलाइज करना है विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एकदम कंप्यूटर में जैसे एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो तुरंत उसकी जो है इफेक्ट्स दिख जाएगी आपको। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशंस। और उससे क्या होगा, म्यूटेशंस होगा। व्हाट इज म्यूटेशन? द सडन चेंज इन द जनरेशंस में चेंजेज आ जाती हैं। कभी उसके म्यूटेशंस की, उसके क्रोमोजोम्स की नंबर बढ़ जाएगी, क्रोमोजोम्स की नंबर घट जाएगी। 21 पेयर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पे आते हैं तो डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं, बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं। बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, मेंटल ग्रोथ नहीं होती है। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड, अब एकदम ध्यान से देखिए, कब न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, कब न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जैसा आपने पढ़ा थाइमिडीन, एडेनोसिन, एडेनिन नहीं एडेनोसिन, have dual purpose in action to acting as substrate. They provide energy for polymerization reaction. The two terminal phosphates in a deoxynucleoside triphosphates are high energy phosphates, same as in the case of ATP. ATP आप जानते हैं, उसी तरह से यहाँ भी जो टर्मिनल फॉस्फेट्स होते हैं, आपने पढ़ा है कि जो स्ट्रैंड होते हैं उसके स्ट्रैंड के जो लास्ट टर्मिनल पॉइंट होते हैं उसमें फॉस्फेट्स होते हैं। और वो फॉस्फेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी फॉस्फेट्स हैं, जस्ट लाइक इन एटीपी। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए, तो एक इंजाइम आपने अभी पढ़ा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज। अभी हमने पढ़ा कि ये रिएक्शंस को काफ़ी फास्ट करता है, एक्यूरेट रखता है। इसे फास्ट रिएक्शंस को क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, 100% एक्यूरेट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तब क्या होता है, तो म्यूटेशंस काउज कर जाता है। इफ एनी मिस्टेक then mutation will be caused. So for long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length, अगर DNA की बात करें, ह्यूमन DNA की बात करें, इट इज वेरी लॉन्ग DNA। So it can't occur due to very high energy requirement. The replication occur within a small opening of DNA helix referred to as replication fork. उसको हम लोग fork की तरह कहते हैं क्योंकि ये इस तरह का डिजाइन बन जाता है, एक पुराना है और इस पे एक नया लग जाएगा। अगर इस तरह से हम डीएनए को सिंपली देखें तो सपोज करिए कि एक डीएनए का स्ट्रैंड है जो पुराना है और ये डीएनए, और इस पर एक नया स्ट्रैंड लग जा रहा है। So this is called making the structure of a fork. So it is called replication fork. The DNA dependent DNA polymerase एंजाइम रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। कौन सा रिएक्शन है ये, तो पॉलीमेराइजेशन। ये कैसा रिएक्शन है, पॉलीमेराइजेशन का रिएक्शन है। इसको कैटेलाइज कौन कर रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज। लेकिन इसकी डिफेक्ट्स क्या है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, 5'3' में, which creates some additional complications. So consequently on one strand template with polarity 3 to 5, the replication is continuous, while on the other template polarity 5'3, it is discontinuous. The discontinuous synthesized fragments are later joined by the enzyme DNA ligase.
DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication. The replication does not initiate randomly at any place. कहीं भी ऐसा नहीं है कि replication start हो जाएगा. Replication वहीं पे start होगा जहाँ पे क्या होगा ना, origin होगा. ओडी ओरिजिन जहाँ होगा वहीं पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होते हैं, नहीं तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता है. एंड देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन स्केरिकिया कोलाई डीएनए. स्केरिकिया कोलाई की जो डीएनए है, तो इसमें कोई खास रीजन होगा जहाँ पे ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. उस रीजन को ORI रीजन भी कहते हैं. when the replication originates, and such point is called origin of replication. It is because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA procedures, requires a vector. Vector means आप समझते होंगे carrier, जो उसको उठा के इधर से उधर करे. जैसे कि हम लोग अभी देखो, ये पढ़ लो, डीएनए का टेम्पलेट है, पेरेंटल टेम्पलेट है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है. अब यहाँ पे देखो, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स है, ये कंटिन्यूअस कहलाता है. लेकिन यहाँ देखोगे तो ब्रेक करके कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है. तो वन साइड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है और ये क्या है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस. कंटिन्यूअस सिंथेसिस किसके द्वारा हुआ, तो कौन से एंजाइम्स के द्वारा हुआ, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमेरेज. अब यहाँ पर आप देखो, पढ़े थे अभी हम लोग, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज. only in one direction. 5-3 which creates some additional complications at the replicating fork. And on one strand what happens, the replication is continuous. लेकिन दूसरे टेम्पलेट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है. तो डिसकंटिन्यूअस को फिर से ज्वाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा. अब इस दोनों को अगर हम ज्वाइन करना चाहेंगे, इसको ज्वाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम देंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक एंजाइम यूज करेंगे जिसका नाम होगा लाइगेज. join the strands, इसको ज्वाइन कर लेगा. ठीक है. Not every detail of replication is understood well. In eukaryotes, what happen? Replication takes place at S phase of life cycle. Very important sentence there are, and I think most of the sentence are so important. बच्चों को तो लगता होगा कि मैडम कह रही है सारे लाइन को याद ही कर जाओ. नहीं, हर लाइन को नहीं, लेकिन बहुत सारे लाइन को कर लेना है. मेजरिटी मेजर पोर्शंस तो लर्न कर लेना है. मैंने कहा ना कि 25 बार भी पढ़ना पड़ सकता है, तब पढ़ सकते हो. तो डीएनए कहाँ होता है, एस फेज में. सिंथेसिस फेज जो होते हैं सेल साइकिल के, उसमें होते हैं. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल should be highly coordinated. A failure in cell division after DNA replication results into polyploidy. polyploidy क्रोमोजोमल एनोमैली है. ये एनोमैली है, ये डिजीज क्रिएट कर सकता है, जो डिजीज बहुत ही काउज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को. यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ ऑरिजिन. तो लेट अस अंडरस्टैंड. और अभी मैंने आपको जो बताया, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेटिंग फॉर्क, दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड यू हैव टू स्टडी इट वेल. ओके. तो आई थिंक मैं भी टायर्ड फील कर रही हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द लेसन. अगेन आई होप दिस लेसन इज वेरी लेंदी, सो वी हैव टू स्टडी इन फ्रेगमेंट. फ्रेगमेंट में पढ़ के, और बार बार पढ़ने से क्या है, सारे फ्रेगमेंट जुट जाएंगे कहाँ, ब्रेन में. तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी. तो हर टॉपिक को अपना इजी कर लेना है, एंड वी हैव टू मेक इट इजी. जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी लाएंगे एनसीईआरटी, वी हैव टू मेक इट इजी. इजी कैसे होता है, वी हैव टू स्टडी इट टाइम एंड अगेन. टाइम एंड अगेन ओपन द बुक. सबसे फेवरेट बुक है बायो. किनके बच्चों के, नीट के बच्चों के लिए, बोर्ड के बच्चों के लिए, जो बच्चे पीसीबी लिए हैं, सबने, सबको बायो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना है. And you will understand every words very well. If you have any confusion, you can write. Okay. Thank you. Thank you very much. Whenever you like it, like and subscribe also. It will also motivate me. Thanks for watching my video. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.